भारत की मिडिल क्लास फैमिलीज के कई सारे सपने रहते हैं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपना रहता है खुद की कार लेना। बहुत मेहनत की जाती है, सेविंग्स की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्स्ट हैंड कार कभी कदार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज। इस वजह से हम और आप मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो सेकंड हैंड कार की तरफ जाते हैं। एंड सेकंड हैंड कार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत में मोबिलिटी के लिए। लेकिन रिसेंटली ही जीएसटी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत यदि आप सेकंड हैंड कार को परचेस कर रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी या फर्म से, तो जीएसटी रेट जो पहले 12% हुआ करता था वो बढ़ के अब 18% हो चुका है। तो किस तरीके से ये सेकंड हैंड कार के मार्केट को इंपैक्ट करेगा, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और डेटा क्या बताते हैं कि भारत में किस तरीके से जो सेकंड हैंड मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, एंड पोस्ट जीएसटी रेट से किस तरीके से ग्रोइंग मार्केट इंपैक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Second hand cars no longer affordable. Here's how an 18% GST will impact pre-owned car market. देखिए, पहले तो ये समझिए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो सेकंड हैंड कार की तरफ क्यों जाती हैं? क्योंकि वो अफोर्डेबल रहती है। तो यदि इस अफोर्डेबिलिटी को ही खत्म कर दिया जाएगा तो क्या सेकंड हैंड कार का मार्केट जो है वो इंपैक्ट नहीं करेगा? हालांकि जो कंडीशन है वो ये है कि यदि कोई इंडिविजुअल सेलर और डीलर है, यदि जैसे मेरी कार है, मैंने किसी इंडिविजुअल सेलर को बेच दी, मेरी कोई फर्म नहीं, कोई एंटिटी नहीं है, तो जो नॉर्मल रेट है जो मैं कार बेचूंगा तो 12% जीएसटी ही लगेगा। लेकिन अगर कोई आप बिजनेस फर्म से ले रहे हैं तब वो 18% लगेगा। तो जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि 12 से 18% कर दिया गया है, और इसके पीछे जो रीजन दिया गया है जीएसटी काउंसिल का वो ये दिया गया है कि ओवरऑल जो व्हीकल का टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज करना है, उसको अलाइन करना है, इस वजह से डिसीजन लिया गया है। साथ ही साथ इसमें ईवीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं भारत के कार्बन इमिशंस के टारगेट को रीच करने के लिए, अगर कोई सेकंड हैंड ईवीज भी ले रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस कर रहा है किसी बिजनेस फर्म या एंटिटी से, तो भी उस पर 18% का जीएसटी लगने वाला है। तो इस टैक्स के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो रीसेल ऑफ व्हीकल्स है, इसका जो मार्केट है ना, ये भैया जो मार्केट है ये इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि इस मार्केट की जो बैकबोन है वो क्या है? इस मार्केट की बैकबोन है अफोर्डेबिलिटी। सस्ता पड़ता है, इस वजह से लोग जो हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास इंडियंस हैं, वो इसकी तरफ जाते हैं। तो यदि इस मार्केट की अफोर्डेबिलिटी, दैट इज बैकबोन, को ही तोड़ दिया जाएगा या इस पर अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या ये मार्केट चल सकेगा? जैसे सपोज करें ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की बैकबोन ही डैमेज हो जाएगी तो आप किस तरीके से बेसिक काम कर सकते हैं? तो इसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मार्केट में कई सालों से इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि अगर अफोर्डेबिलिटी ही डैमेज हो जाएगी या अफोर्डेबिलिटी का एंगल ही खत्म हो जाएगा तो ये जो मार्केट है इस पर बहुत बड़ा ब्लो आ सकता है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, बिजनेस फर्म से लेना होगा, एंटिटी से लेना होगा, तभी तो जो है 18% जीएसटी लेना होगा। अगर हम इंडिविजुअल सेलिंग, इंडिविजुअल बाइंग में पढ़ रहे हैं तब तो हमको 12% ही देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो बिजनेस फर्म्स हैं, ये कहां से गाड़ी परचेस करते हैं? भाई ये गाड़ी कॉमन आदमी से तो लेते हैं ना। जैसे मेरी कार है, जैसे मैंने कोई कार खरीदी है, मुझे नई कार लेनी है या मुझे अपनी पुरानी कार को रीसेल करना है। अब मुझे इंडिविजुअल बायर्स नहीं मिल रहे हैं या कोई बायर मिल रहा है तो उसके साथ वो जो रेट है या जो प्राइस है उसके साथ वो नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं अल्टीमेटली बिजनेस फर्म्स के पास जाऊंगा, एंटिटीज के पास जाऊंगा कि भाई ये मेरी कार है और आप रीसेल कर लो। तो यदि ये जो बिजनेस फर्म्स हैं, अगर इनको कार महंगी पड़ेगी 18%, पहले कितने में पड़ती थी? 12% लगाना पड़ता था, लेकिन अब 18% लगेगा। तो यदि इन बिजनेस फर्म्स को कार महंगी पड़ेगी तो एंड इसका इंपैक्ट हमको नहीं पड़ेगा क्या? एंड कंज्यूमर्स को नहीं पड़ेगा? क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग जो कार लेने जाते हैं वो इंडिविजुअल आदमी पर भरोसा नहीं कर पाते। भाई इंडिया में कई तरीके के फ्रॉड्स भी होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि वो कार चोरी की रहती है और उसे सेकंड हैंड की तरह बेच दिया जाता है। तो इन सब डर की वजह से जो कंज्यूमर होता है वो जाता है एक फर्म और एक एंटिटी के पास। उसको पता है कि भाई ये रजिस्टर्ड फर्म है, ये रजिस्टर्ड एंटिटी है, यहां से अगर मैं अपनी सेकंड हैंड कार को परचेस करूंगा तो मैं पूरी तरीके से सिक्योर रहूंगा। तो यदि बिजनेस फर्म्स को 18% की जीएसटी लगेगी तो उनके पास जो कार आएगी उसमें इजाफा होगा, उनको ज्यादा प्राइस देना होगा। तो जब उनको ज्यादा प्राइस देना होगा तो फिर इसका इंपैक्ट किस पर आएगा? भाई एंड कंज्यूमर्स पर आएगा। इसी वजह से यह बोला जा रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस रेट से क्या हो सकता है कि जो सेकंड हैंड मार्केट है ये पूरा का पूरा डिसरप्ट हो सकता है। एक बहुत बड़ा ब्लो आ सकता है सेकंड हैंड कार मार्केट पर। अब इसमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि जो सेकंड हैंड कार है इनको सिर्फ आप ये मत देखिए एक नॉर्मल कार है
और सिर्फ ये बाइंग चल रहा है और सेलिंग चल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं जिससे भारत में मोबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो बना रहता है। लोग जो है सेकंड हैंड कार लेते हैं, सेकंड हैंड बाइक्स लेते हैं, ठीक है। इससे क्या रहता है, वो जैसे उनको कोई बिजनेस करना है, आज की डेट में बहुत सारी वो चीजें चल रही हैं, व्हील्स ऑन, जो रेस्टोरेंट होते हैं वो व्हील्स पर चलने लग गए हैं। तो लोग क्या करते हैं भाई, अगर अफोर्डेबल होटल नहीं खोल सकते हैं तो उन्होंने कार खरीदी, वैन टाइप की कार खरीदी, उसको अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया और उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया बिजनेस। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी मोबिलिटी वाला काम भी चल रहा है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेवलप हो रही है, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। तो यदि ये जो कार अब मिल रही है, जो सेकंड हैंड कार, अगर ये महंगी हो जाएगी तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंपैक्ट कर सकती है। इसी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसको ये देखना होगा कि जो सेकंड हैंड कार है वो मोबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत में, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत में। आज की डेट में बहुत से लोग ईवीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसकी तरफ अप्रोच हो रहे हैं या उसकी तरफ अलाइन हो रहे हैं, टिल्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। कई लोग तो है अपनी पर्सनल व्हीकल की तरह ले रहे हैं ईवीज को। कई का क्या रहता है कि भाई उससे बिजनेस करते हैं, अब कई तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यदि इन कार को अफोर्डेबिलिटी की, अगर ये कार महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या अलाइंड होंगे? क्या लोग ज्यादा से ज्यादा अलाइंड होंगे ईवीज की तरफ? तो इसी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो स्टडीज है, जो रिपोर्ट्स है, बता रही हैं कि ये मोबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है। स्मॉल बिजनेसेस जिसमें डीलर्स भी आ गए हैं, जिसमें सर्विस वेंडर्स भी आ गए हैं, ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए हैं, ओवरऑल जो सर्कुलर इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारी चीजें जो है वो इंपैक्ट हो सकती है। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? देखो, सर्कुलर इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एंटिटी की जो लाइफ साइकिल है उसे एनहांस कर दिया जाए, उसे एनहांस कर दिया जाए। जैसे भैया मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, वो 10 साल, 7 साल, 8 साल गाड़ी चली। अब मेरे को नई कार लेनी, मैंने नई कार ले लिया, मेरे पास ये पुरानी कार पड़ी हुई है, मेरे पास पुरानी कार पड़ी हुई है। अब मैं इस कार का क्या करूंगा? अगर कोई मुझे बायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इस कार पर 18% जीएसटी लगेगी। अब अगर बिजनेस फर्म्स के पास मैं जा रहा हूं तो उन्होंने तो एक पैसा अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट ले लिया। अब उनको पता है कि अगर मैं ज्यादा पैसा दूंगा और डिमांड नहीं तो वो कार नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसे वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी साइकिल जो 7-8 साल से बढ़कर शायद 12-13 साल हो सकती थी, वो 8 साल पर खत्म हो गई। तो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को अगर बढ़ाया जाए, रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, तो उसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो वेस्ट होता है ना वो रीयूज हो जाता है, वेस्ट भी कम हो जाता है और ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल भी बूस्ट हो जाती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी भी ये भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी काउंसिल को, गवर्नमेंट को सिर्फ सेकेंड हैंड कार के बिजनेस को नहीं देखना चाहिए, सेकेंड हैंड कार का जो मार्केट है उसके पीछे जो मेन स्टोरी है, जैसे आपका मोबिलिटी का एंगल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गई, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे बायर्स हो गए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ठीक है, ये सभी लोग इंपैक्ट होंगे। तो इसको सिर्फ ये नहीं देखना है कि जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको नुकसान होने वाला है। बिजनेस फर्म्स के साथ साथ आप जो मिडिल क्लास आदमी हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो आम जनता है, उन पर भी इंपैक्ट आने वाला है। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भैया सेकेंड हैंड मार्केट पर एक बहुत बड़ा ब्लो आने वाला है। प्लस अगर आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो, ठीक है, ये सेकंड हैंड कार है, आपने कोई भी इसमें से सेकंड हैंड कार खरीदी, अब आपको ये बेसिक जानकारी होगी कि कोई भी अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हो, ठीक है, तो वो कुछ किलोमीटर चली होगी। सपोज करो आपको बहुत अच्छी कार मिल गई है, वो तब भी 20,000 से 30,000 किलोमीटर तो चली ही होगी। तो ऑलरेडी जब आप शोरूम से कोई गाड़ी उठाओगे, एक आपकी फर्स्ट हैंड कार है, ठीक है, दूसरी आपके पास सेकंड हैंड कार है। तो जब आप ऑपरेशनल कॉस्ट देखते हो तो सेकंड हैंड कार पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि भाई आपको ज्यादा मेंटेनेंस करना रहेगा। कोई पार्ट खराब हो गया तो उस पार्ट को रिपेयर कराना पड़ेगा, कई बार बदलवाना भी पड़ता है। तो ऑलरेडी जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है या जो रिपेयर कॉस्ट आता है सेकंड हैंड कार के रॉ मटेरियल्स पर या रॉ मटेरियल्स पर, उस पर ऑलरेडी 18% जीएसटी लग रहा है, उस पर ऑलरेडी 18% जीएसटी लग रहा है। तो अगर इस 18% जीएसटी पर जो सेकंड हैंड कार की प्राइस है, अगर उस पर भी 18% जीएसटी लगने लग जाएगा, ठीक है, ये आपसे जो लगेगा, तो ओवरऑल इंपैक्ट आप पर पड़ेगा ही। तो ओवरऑल इंपैक्ट किस पर जाएगा? ओवरऑल बर्डन किस पर जाएगा?
आम आदमी पर चला जाएगा। तो जो सेकंड हैंड कार आदमी वो क्यों खरीद रहा है भैया? वो अफोर्डेबिलिटी के लिए खरीद रहा है। उसको लग रहा है कि चलो ठीक है यार, मुझे कम दाम में गाड़ी मिल गई, एटलीस्ट मेरे पास 4 पहिया है, ठीक है, मेरे पास 4 पहिया है, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकता हूं, जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसे मैं बेयर कर लूंगा, उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब ये प्राइस पॉइंट, अगर ये फर्स्ट पॉइंट पर ही उसको महंगी मिलने लग जाएगी, फिर वो कैलकुलेट करेगा। आपको पता है इंडियन फैमिलीज का क्या रहता है भाई, पूरा हिसाब किताब चलता है कि अच्छा इतना रुपए मैं लगाऊंगा, इसके बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि कोई भी चीज को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पर ही वो फैमिली को लगने लग जाएगा कि भाई ये तो खर्चा बढ़ रहा है, यहां पहले यहां पैसा देना पड़ेगा ज्यादा, उसके बाद रिपेयर कॉस्ट में पैसा देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं तो भैया फर्स्ट हैंड की तरफ ही चला जाता हूं, या मैं काम करता हूं, मैं इसे स्किप करता हूं और मेरे पास जो 2 पहिया है, जो 2 व्हीलर है, मैं इसी से चलता हूं, और ज्यादा होगा तो मेरे पास कैब का ऑप्शन है। तो या तो वो फर्स्ट हैंड की तरफ चला जाएगा, या तो वो कार लेने का ऑप्शन ही खत्म कर देगा। दोनों ही सेक्टर में, दोनों ही ऑप्शन में सेक्टर को भी प्रॉब्लम, सेक्टर भी डिसरप्ट हो रहा है, उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जो आम आदमी है अगर वो सेकंड हैंड कार ले रहा है, उस पर बर्डन भी पड़ रहा है, या तो फिर सेकंड हैंड कार ही नहीं लेगा। तो ओवरऑल में ही नेगेटिव या एक लॉस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको नॉर्मली कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बेचता हुआ या सेल करता हुआ नहीं दिखेगा, या खरीदता हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर ईवीज लेनी रहती है, बहुत से लोग सेकंड हैंड ईवीज लेते हैं, तो ये लोग फर्म्स के पास ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई प्रॉपर फर्म्स के पास पेपर वगैरह है, सब कुछ यहां से इजीली मिल जाएगा। तो अगर फर्म्स के पास गए तो ईवी पर भी 18% जीएसटी लग रहा है, तो फिर भाई ये मार्केट भी तो डिसरप्ट हो सकता है। अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं, ठीक है, जो डेटा रिलीज किया है वो है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, SMEV। तो उनके हिसाब से जो 4 व्हीलर ईवी सेल्स है 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वो 90,432 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। यानी कि एक साल में करीब 90,000 से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज किया, वो भी सिर्फ 4 व्हीलर में। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात नहीं हो रही, सिर्फ 4 व्हीलर में 90,000 यूनिट्स बिक चुके हैं, 90,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं। कंपेयर टू अगर हम फाइनेंशियल 23 करें, उसमें कितना था, उसमें सिर्फ 47,499 यूनिट्स थे। यानी कि 90% का इंक्रीज आया है, 90% का इंक्रीज आया। लेकिन अगर ये ईवीज के प्राइस महंगे हो जाएंगे, तो क्या ये 90% का इंक्रीज और होगा? नहीं, फिर एक्सपेक्टेड है कि ये डिक्लाइन हो सकता है या ये डिक्रीज हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एज अ मार्केट सेकेंड हैंड कार का वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। हम और आप जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जो कि सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं, उन पर बर्डन आ सकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकता है, प्लस सर्कुलर इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस टैक्सेशन से मार्केट को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं दिख रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, या अभी जो डेटा बता रहे हैं। अब देखिए, अगर जो स्टडीज बताएं, उनका यह कहना है कि जो 60% जो सेकंड हैंड कार लेते हैं ना भैया, वो कहां पर बिलोंग करते हैं? वो मिडिल क्लास इनकम को बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपसे बताया ना भाई, मिडिल क्लास इनकम तभी फर्स्ट हैंड कार जब अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो सेकंड हैंड मार्केट की तरफ जाता है। तो इतना बड़ा चंक अगर 60% मिडिल क्लास है, और अगर ये प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है श्योर शॉट इसमें डिक्लाइन आएगा। जब इसमें डिक्लाइन आएगा तो ओवरऑल मार्केट डिसरप्ट होगा, या उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज प्लेयर जो इस सेकंड हैंड कार मार्केट में इन्वॉल्व हैं, ये स्टडीज ने बताया है कि पोस्ट जीएसटी, ये जो जीएसटी 18% लगेगा, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है उसमें 15 से 20% का जो नेगेटिव ग्रोथ है वो रिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम प्री जीएसटी की तरफ जाएं, तो जो इंडस्ट्री है सेकंड हैंड मार्केट की, वो कितनी बड़ी है। आपने शार्क टैंक देखा हो ना, वो शार्क टैंक जो शार्क्स होते हैं पूछते हैं कि मार्केट की साइज क्या है। तो सेकंड हैंड मार्केट की साइज की अगर हम बात करें, रिपोर्ट्स पर जाएं, डेटा पर जाएं, तो वो बनाता भैया 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1.5 ट्रिलियन के आउट पास जो है ये मार्केट है, जिसमें 20% एनुअल ग्रोथ रेट भी है। ऐसा नहीं कि इसमें ये जो मार्केट है ये ग्रो नहीं कर रहा है, ये 20% के हिसाब से ग्रो भी कर रहा है। तो ये 1.5 ट्रिलियन जो है ये बढ़ेगा, 20% से और बढ़ेगा। लेकिन अगर ये पोस्ट जीएसटी जब ये 18% रेट लगने लग जाएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट है इसमें 12% का स्लो डाउन आ सकता है। जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो उसमें उनके तहत, तो 15 से 20% पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ग्रोथ में डिक्लाइन आ सकता है, और ओवरऑल जो मार्केट है उसमें भी 12% का जो डिक्लाइन है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, मेरे पीछे आप फिगर देख रहे हो, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। अब अगर आप
मिडिल क्लास, इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली को समझते हो तो आपको पता होगा कि मोस्टली जो सेकंड हैंड कार की रेंज रहती है ना, वो आपकी 3 लाख से शुरू होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो जनता है, मोस्टली जो जनता है, मैक्सिमम नहीं, मोस्टली जो जनता है 50 से 60% जो जनता है वो आपकी 3 से 7 लाख की तरफ जाती है। और कुछ जो होते हैं वो फिर आपका 10 या 10 के बियॉन्ड जाते हैं, क्योंकि 10 के बियॉन्ड अगर आप जा रहे हैं तो फिर लोगों को लगे यार अगर मैं 10 लाख से ज्यादा ही खर्चा कर रहा हूं तो इससे अच्छा मैं फर्स्ट हैंड कार ही ले लेता हूं। तो इस वजह से जो साइकोलॉजी है वो 3 से 7 के बीच में, क्योंकि 3 से 7 के बीच में कोई बहुत अच्छी फर्स्ट हैंड कार नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको 2 फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको 2 फिगर दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला ऑरेंज है, ठीक है, और ऊपर ये आपको लाइटिश ऑरेंज दिख रहा है। तो ये जो आपको बड़ा बॉक्स दिख रहा है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि जब 18% की जीएसटी लगेगी तो इस हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। अगर रेट अभी इतना है, ठीक है, अगर अभी रेट इतना है तो ये रेट इतना बढ़ सकता है 3 लाख के सेगमेंट में। अभी रेट अगर 5 लाख में इतना है तो जब पोस्ट जीएसटी होगा तो इतना रेट बढ़ सकता है। इसी तरीके से 7 लाख की प्राइस अगर इतनी पड़ रही है तो ये बढ़ के इतनी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे कि इतनी ज्यादा अगर प्राइस में डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये इतना ज्यादा अगर प्राइस में डिफरेंस आने लग जाएगा, 1 उंगली से ज्यादा आ रहा है भाई, ठीक है, 1 उंगली से ज्यादा अगर प्राइस का डिफरेंस आने लग जाएगा तो ओवरऑल जो है फिर लोगों की सोच रहेगी कि एक काम करते हैं, या तो वेट करते हैं और पैसा जमा करते हैं, फर्स्ट हैंड की तरफ जाते हैं, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे भाई, क्योंकि सेकंड हैंड कार भी अफोर्डेबिलिटी तो नहीं रही। इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल को इस 18% जो जीएसटी इंपोज किया है इसके बारे में वापस सोचना चाहिए, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी को हैम्पर करेगा। बाकी आपकी क्या सोच है, क्या आप जो ये जो जीएसटी रेट लगा 18% का, क्या आप इससे सहमत रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस रेट के बाद, इस टैक्सेशन के बाद जो है ये जो सेकंड हैंड का मार्केट, जो सेकंड हैंड कार का मार्केट है, ये नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? अपनी सोच, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी पूरी एनालिसिस, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।